Hello students, I am Sujan Bharadwaj. I am again with you with a new topic of our chapter number 9. Name of chapter you know very well, that is Force and Laws of Motion. It is for class 9. In previous video, which was already prepared for the topic force, I told you what is force. Force is a pull or push which changes or tries to change the shape, size, ठीक है, डायरेक्शन, पोजीशन, so many things. उसके डायमेंशन को चेंज करने की एबिलिटी होती है फोर्स में. लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फोर्स जितना रिक्वायर्ड है उतना आप अप्लाई कर पाए या नहीं. समटाइम चीजें सॉफ्ट होती हैं, थोड़े से फोर्स से उनकी शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, आपने घर में अपनी मम्मा को डॉग तैयार करते हुए देखा होगा, आटा लगाते हुए देखा होगा. या एक पेपर बॉल है, पेपर पीस है, आप उसको जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर एक आयरन की रॉड आपके पास है और उसे सोचें जैसे मर्जी मोड़ दें, दैट इज टफ. तो वहां ट्राई रहेगा. तो ये चीजें हमने फोर्स के बारे में पहले पढ़ ली है. फोर्स की यूनिट आपको बता दी गई थी कि न्यूटन होती है. अब जब न्यूटन सर का नाम आता है तो न्यूटन के नाम पर हमारे पास, क्योंकि चैप्टर का अगला हिस्सा हमें यह भी बताता है कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक लॉज, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है. तो यहां आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉमनली बोला जाता है, कंप्लीट बोल रहे हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और इसी लॉ को आगे चल करके आज के टॉपिक में मैं ये भी बताऊंगा कि इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं. इस टॉपिक को पढ़ते समय इस बात का ध्यान करेंगे, अगर आप बच्चे थोड़ा सा वीक फील करते हैं अपनी स्टडीज में, तो ये जो डायग्राम इधर बना हुआ है इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल डेफिनेशन से भी, कमजोर बच्चों का सिंपल डेफिनेशन से भी काम चल सकता है. लेकिन जो बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं या अपने आप को उस रेंज में लाना चाहते हैं तो वो इस फिगर को ध्यान से देखेंगे. मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा. ये फिगर एक्चुअली न्यूटन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर गैलीलियो गैलीली. आपको पहले वीडियो में भी बताया था मैंने, गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन दोनों का मिला जुला एफर्ट था, जिसकी वजह से मोशन के लिए नए रूल डेवलप हो पाए. आगे चलकर एक और साइंटिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे. तो देखिए, अब सिंपल बात करते हैं, पहले डेफिनेशन पर बाद में आ जाएंगे. आप अपने सराउंडिंग में देखिए, क्या आपने किसी चीज को बिना किसी एफर्ट के अपनी जगह बदलते हुए देखा है? बोलिए. एक चेयर रखी हुई है, अपने आप चल पड़ी हो, दूसरी तरफ चली गई हो. एक बाहर कार खड़ी थी, अपने आप चली गई जी कहीं भी. अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो गलत. अपने आप कुछ भी नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज ए फोर्स विच मे बी इन फ्रंट ऑफ यू और इट मे बी हिडन. समटाइम फोर्स हमें दिखाई नहीं पड़ते. विसे एक ट्री है, उस पर एक मैंगो राइप हो गया और नीचे गिर गया है. हम कहेंगे आम अपने आप गिर पड़ा. नो, गलत बोल रहे हैं. एक्चुअली द मैंगो इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसको खींच रहा है, इसलिए वो नीचे आया है. हम कहते हैं बारिश अपने आप आती है, ये भी गलत है. अपने आप नहीं आती है. द रेन ड्रॉप कम डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. राइट. किसी हाई स्लोप पर कोई चीज रखी हुई है, वहां से वो स्लिप होकर के नीचे आ जाती है. इट इज अगेन ड्यू टू ग्रेविटी. एक आयरन पीस है, उसकी तरफ हम एक मैग्नेट को लेके जा रहे हैं. अब मैग्नेट का फोर्स हमें नहीं दिखता, बट इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. आयरन अट्रैक्ट होता है, इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. तो बेटा फोर्स ऐसे होते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं. आप किसी चीज को ग्रिप करते हैं अपने मस्कुलर फोर्स से, तो ये विजिबल फोर्स है. ठीक है, लेकिन हमारे पास इनविजिबल फोर्स भी हो सकते हैं. बट फोर्स इज ऑलवेज देयर. किस बात के लिए? टू चेंज द पोजीशन. एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फोर्स चाहिए. एक ऑब्जेक्ट पहले से चल रही है, उसको रोकना है, फोर्स चाहिए. एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करनी है, ब्रेक लगाने हैं. क्या बिना पैर के दबाव के, बिना हाथ के, साइकिल में अगर आप काम करें, स्कूटी में, वहां हाथों से ब्रेक लगते हैं. ठीक है, बाकी बड़े व्हीकल में हम पैर से ब्रेक अप्लाई करते हैं. तो अगर आप पैर को हिलाएं नहीं, हाथ को हिलाएं नहीं, कंप्रेस नहीं करें ब्रेक को, क्या अपने आप लग जाएगा? नो. तो एफर्ट चाहिए.
इसका सीधा से मतलब ये निकला कि अगर आप किसी भी चीज की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, रेस्ट में पड़ी है उसे मोशन में लाना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, स्लो डाउन करना है या फास्ट करना है, वट एवर यू हैव टू डू, यू नीड ए फोर्स। माय पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो यहां हमारे पास जो पहला रूल है वो रूल यही है और कुछ भी नहीं है। वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अगर फोर्स नहीं लगाया तो, मोशन में है तो मोशन में रहेगा अगर फोर्स नहीं लगाया तो। ये बात तो मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाती है। भाई पता है जो चीज जैसी वैसी रहेगी, जो एफर्ट नहीं लगाएंगे तो बिना कोशिश के सक्सेस मिलती है क्या? नहीं। ठीक है, तो यही चीज इसमें है और कुछ भी नहीं। ये जो फिगर है, इस फिगर में ये बताने की कोशिश की गई है, अब एक बार फिगर एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर दोबारा डेफिनेशन आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा अगर आप लिखना चाहेंगे तो। ये फिगर हमें ये बताती है कि मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉल है इस साइड पर, इट इज द हाइट। गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। उन्होंने कहा अगर इस हाइट पर हम एक बॉल को रखते हैं और ये बॉल अपनी स्पीड से नीचे की तरफ आती है, राइट, और ये फिर इधर ऊपर की ओर जाती है दूसरी साइड। अगर इधर का जो एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा लिखा है, ये सिंबल देखो ऐसे लिखा, थीटा बोलते हैं इसे। अभी 9th क्लास में आया नहीं आपको ये वर्ड, 9th 10th क्लास में पढ़ेंगे, पहले 9th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। इस वर्ड थीटा एक सिंबल है, जैसे पाई तो आप बच्चे जानते हैं ना, पाई एक सिंबल होता है, थीटा भी ऐसे एक सिंबल। थीटा का मतलब एंगल का कोई भी मेजरमेंट। अब मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, थीटा है, अगर इधर 30 है तो इधर भी 30 है। तो मिस्टर गैलीलियो ने कहा कि अगर ये 5 मीटर की हाइट से इधर से लुढ़क करके आता है, यानी अगर इसने ये डिस्टेंस 5 मीटर ट्रेवल किया तो इधर भी कितना जाएगा? 5 मीटर जाएगा। कब जाएगा बेटा? जो इस साइड का एंगल है और इस साइड का एंगल है। इस फिगर को दोबारा बना दो, ऐसे देखिए, अगर यहां से लुढ़क करके 5 मीटर आता है तो गैलीलियो का कहना था इधर भी 5 मीटर ही जाएगा। कंडीशन ये थी कि इस साइड का एंगल अगर 30 डिग्री है मान लो, और ये भी 30 डिग्री, वैसे 30 से ज्यादा हो गया, कितना भी हो, अगर दोनों एंगल सेम है तो इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल, इफ दे आर सेम देन दिस डिस्टेंस एंड देन दिस डिस्टेंस आर सेम। इधर के एंगल को मैंने थीटा लिख रखा है, इसको थीटा 1 लिख रखा है, ये लिखा हुआ मैंने। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे, राइट। फिर क्या किया मिस्टर गैलीलियो ने? उन्होंने कहा कि इस एंगल को हम थोड़ा सा, इस बाजू को ऐसे थोड़ा सा नीचे ले आते। पहले यहां तक था एंगल, अब एंगल को डाउन कर दिया, एंगल कम कर दिया, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। अब अगर ये एंगल कम हो गया बेटा, चीज पहले ऐसे सीधी खड़ी थी, अब थोड़ी सी फ्लैट हो गई। फ्लैट होगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को मूव करने में इजी रहेगा या डिफिकल्ट होगा? इजी रहेगा। इजी रहेगा तो इसका मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसने पहले यहां पर सपोज करिए 5 मीटर ट्रेवल किया था, तो अब हो सकता है वो कितना मीटर ट्रेवल कर दे? 7 मीटर। यानी एंगल तो क्या डाउन, डिस्टेंस बढ़ गई, तो एंगल डाउन हुआ है, Q2 इज लेस देन Q1 बट डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। एक और तीसरा केस कर लेते हैं, मान लीजिए यहां ले आते हैं ऐसे, एंगल और डाउन हो गया, तो ये चीज उधर से लुढ़क करके आएगी तो और ज्यादा दूर तक जाएगी, है ना? ठीक है ना? अब जब तक एंगल है तब तक ग्रेविटी काम करती है, और अगर एंगल हो जाए 0, ऐसे 0 हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गई, तो ग्रेविटी का एंगल रोल तो खत्म हो गया। इसका मतलब रोकने वाला जो नीचे की तरफ से खींचने वाला था, पहले यहां से खींचा, फिर यहां से खींचा, फिर यहां से खींचा, तो अब अगर ये फ्लैट रास्ता हो जाता है तो क्या नीचे खींचने वाला कोई रोल रहा? बेटा ध्यान करेंगे, ग्रेविटी हाइट पर काम करती है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल में हम कंसीडर नहीं करते ग्रेविटी को। इसका मतलब अब रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, और अगर फोर्स नहीं है तो पहले 5 मीटर गया, फिर 7 मीटर गया, फिर हो सकता है 10 मीटर गया हो, अब की बार रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं। आपकी साइकिल आपने पेडलिंग की, जोर से पूरी स्पीड से घुमा दिया साइकिल को, और ऐसा बढ़िया रोड है कि वो फ्रैक्शन भी नहीं दे रहा, आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे, साइकिल रुकेगी क्या? बोलो, इट विल गो अवे, गो अवे, गो अवे अप टू इंफिनिटी, कहीं तक भी हो जा सकती है, क्योंकि फोर्स नहीं था रोकने वाला। यही बात गैलीलियो ने कही, उन्होंने कहा अगर रोकने वाला फोर्स नहीं होगा तो चीजें नहीं रुकेंगी, और चलाने वाला नहीं होगा तो चलेंगे नहीं।
न्यूटन ने उसी चीज को कैप्चर किया और अपने तरीके से डेफिनेशन बता दी। मेहनत तो थी मिस्टर गैलीलियो की, लेकिन कैप्चर कर लिया किसने? मिस्टर न्यूटन ने। न्यूटन वाज द स्मार्टर मैन। ठीक है, तो न्यूटन अब क्या कहते हैं, इस डेफिनेशन के दो हिस्से बन जाते हैं। न्यूटन का ये कहना है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, और इफ इट इज इन द पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कौन सी मोशन लिख रहा हूं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल कंटिन्यू इन द यूनिफॉर्म मोशन। कब तक ऐसा होगा? Until some force is not there। अगर फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं का मतलब फोर्स अगर जीरो, तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में, और मोशन वाला किस में रहेगा? मोशन में। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में बोल रहा हूं, इस तरह से लिखेंगे, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। A body continues to be in a state of rest। देखो ये रेस्ट में है, एरो मार्क लगा दिया, इसका मतलब अभी भी रेस्ट में है, तो a body continues to be in a state of rest और in a state of uniform motion। ध्यान करेंगे बेटा, मोशन यूनिफॉर्म लिखेंगे। ठीक है, कहां पर? along a straight line, सीधी लाइन में चलनी चाहिए भाई, सर्कल में नहीं चलेगा, ऊपर नीचे नहीं चलेगा। along a straight line, यानी रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अनलेस मतलब जब तक सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। मीनिंग बाय, अपने पास कोई भी चीज रखी है, एक बॉल रखी है, उस बॉल का पैर ही नहीं लगाते, हाथ ही नहीं लगाते, क्या अपने आप चल पड़ेगी? जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे पैर से, और इतना फोर्स लगाएंगे कि वो लुढ़क जाए, फ्रैक्शन से ज्यादा फोर्स हो। अब एक फोर्स कम एक ज्यादा, अनबैलेंस हो गया ना, कल आपको बताया था बैलेंस और अनबैलेंस। तो जैसे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट वाला मोशन में आ सकता है, मोशन वाला रेस्ट में आ सकता है। अदरवाइज द रेस्ट ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। ये बात ध्यान करनी, along a straight line, it is the first law of motion। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, along a straight line, unless some external, बाहर से आएगा बेटा फोर्स, इसलिए एक्सटर्नल वर्ड यूज करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो न्यूटन ने कहा जब तक फोर्स नहीं होगा तो रेस्ट वाला रेस्ट में, मोशन वाला मोशन में, यानी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज ना करने की जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज द एबिलिटी, इनर्शिया INRTIA, इनर्शिया, अनएबिलिटी, अनएबिलिटी टू चेंज पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करने की जो एबिलिटी होती है, यानी वो नहीं कर पाएगा, उसमें यह योग्यता नहीं है, दैट इन अनएबिलिटी, या कुछ बुक में इनएबिलिटी भी लिखा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया में क्या हो सकता है? रेस्ट का ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बच्चों देखा होगा, कई बार आप बस में बैठे होंगे और अचानक बस चल पड़ती है। जैसे बस चलती है, ये मान लीजिए कोई पैसेंजर है, ये बस में बैठा है, अब बस अगर ऐसे चलती है तो पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, पीछे की ओर गिरते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब इसमें गाड़ी चलती का एग्जांपल ले लेते हैं। इफ द बस इज मूविंग, पैसेंजर आर सिटिंग इन द मूविंग बस, इफ द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड। आपने देखा होगा कई बार आप पापा के साथ बाइक पर जा रहे हैं, पापा ने बाइक पर ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ, पापा की तरफ जाते हैं, स्ट्राइक हो जाते हैं। और यही वजह होती है आजकल गाड़ियों में क्या होता है, सेफ्टी मेजर दिए होते हैं। कौन से सेफ्टी मेजर गाड़ियों में? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाती है कि जैसे ब्रेक लगते हैं या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप तेजी से आगे की ओर जाकर के आपका हेड आगे टकराता है किसी चीज से, ड्राइवर का स्टीयरिंग कैसे, ठीक है। तो सीट बेल्ट क्या करती है, आपको आगे जाने के लिए रोक लेती है थोड़ा सा,
आपकी स्पीड को कम कर देती है, और इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट हमें पहननी चाहिए। तो मोशन में है तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, दैट इज राइट। बस अगर चल रही है, ब्रेक लगे तो एकदम सवारियां आगे की ओर गिरती है, इट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों में इनर्शिया लिखना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब डायरेक्शन में क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी जा रही है, आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? नहीं करेगी। ऐसा कब देखते हैं हम, अगर आप कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं और सडनली कोई कर्व आ जाता है, टर्न आ जाता है, शार्प टर्न, वहां पर जैसे मोड़ आता है, हम या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी किधर टर्न ले रही है। अकॉर्डिंगली यू फॉल इन द आउटसाइड डायरेक्शन। अगर गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो आप बाहर की ओर जाएंगे, और अगर वो इस तरफ आ रही है तो डिपेंड करेगा आपके कारों के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप टर्न लेते हैं, मान लीजिए इस साइड टर्न लेते हैं तो आप बाहर की तरफ लेते हैं, और इस तरफ टर्न लेते हैं तो आप इस साइड में जाकर के, यानी एक तरह से बॉडी क्या कोशिश करती है, बॉडी ट्राइज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। जिधर चल रही थी बॉडी उधर ही रहने की कोशिश करती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो लगेज को ऊपर बांध दीजिए, अदरवाइज पता लगा अगले स्टेशन पर आप पहुंचेंगे, आप बस की छत पर गए, ठीक है, छत के ऊपर छत है, आपका लगेज तो कहीं रास्ते में ही चला गया, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है कि अगर आप टाई नहीं करेंगे तो लगेज जैसे टर्न आएगा तो लगेज उस टर्न पर आउटसाइड गिर जाता है और हमें नहीं पता लगता। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दो, इट वाज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज इन टोटल, अगले वीडियोज में आएंगे वो बाकी, और इस फर्स्ट लॉ को हम बोलेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेस प्रिपेयर किया मिस्टर गैलीलियो ने, उन्होंने कहा कि अगर एक ही हाइट से हम एक ऑब्जेक्ट को रोल करने के लिए आने दे नीचे, और अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो हाइट बराबर जाएगी, डिस्टेंस बराबर कवर होगा, लेकिन अगर हाइट को कम करते चले जाएंगे तो डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है। और इस एंगल को अगर बिल्कुल जीरो पर ले आते हैं तो दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल मूव अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इसी चीज को मिस्टर न्यूटन ने कैप्चर किया, और उन्होंने कहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन द पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल ऑलवेज कंटिन्यू द सेम पोजीशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, until some actional unbalanced force is not applied on it, ठीक है। और इसी चीज को, क्योंकि चीजें पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो सेम लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मींस इनएबिलिटी और अनएबिलिटी। इनएबिलिटी आई थिंक बेटर रहेगा, एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन, कि अपनी पोजीशन को चेंज ना करने की जो एबिलिटी होती है कि मैं नहीं कर सकता। देखिए एक बात बताइए, आप सीधे खड़े क्या अपने आप गिर जाएंगे? कोई आपको पुश करेगा कि तभी तो गिरेंगे ना। तो सीधे खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, नोबडी विल टच यू, तो आपकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अचानक आके आपको कोई आगे से या पीछे से पुश करता है तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी साइकिल के ब्रेक से नहीं लगाते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं, पेडलिंग नहीं करते हैं, क्या पोजीशन चेंज होगी? ठीक है। और अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो क्या स्लो होगी? अगर रोड बढ़िया है तो। हमारे इंडियन रोड के बारे में थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, कई बार हम इतना ज्यादा नहीं कह सकते, तो ये चीज ध्यान रखनी। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का मतलब रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला मोशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन जो मेंटेन की हुई है तो दैट विल ट्राई टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन। तो इसके बेस पर हमारे पास इनर्शिया की 3 टाइप बन जाती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आप पूछ करके इस तरह पूछा जाता है, इफ देयर इज ए कारपेट और उस कारपेट को आप सडन जर्क देते हैं तो व्हाई द सैंड कम आउट? अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई पढ़ा ही नहीं। तो होता क्या है बेटा, जब कारपेट है आपके पास तो कारपेट और डस्ट बोथ आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, लेकिन जैसे कारपेट को जर्क देते हैं, कारपेट कम्स इन द पोजीशन ऑफ मोशन। कारपेट मोशन में आता है बट डस्ट स्टिल ट्राई टू रिमेन इन द रेस्ट एंड दैट इज व्हाई इट सेपरेट्स अवे, वो सेपरेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सेम थिंग इफ देयर इज ए मैंगो ट्री, आम का मौसम है, ठीक है, मैंगो ट्री को आप जोर से जर्क देते हैं और अगर उस पर मैंगो है, बाई चांस हो ही नहीं फिर तो कहां से गिरेंगे? मैंगो है तो दे विल फॉल डाउन, मेनी मैंगोज विल फॉल डाउन और लीव्स विल फॉल डाउन। व्हाई? बिकॉज जैसे जर्क देंगे तो मैंगो वाज एट द रेस्ट पोजीशन, आपने जैसे सडन जर्क दिया तो जर्क देने की वजह से जो ट्री है दैट विल ट्राई टू कम इन मोशन बट मैंगोज ड्यू टू हैवी मास दे ट्राई टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, दैट्स व्हाई दे डिटैच। डिटैच का मतलब सेपरेट हो जाएंगे, दे विल फॉल डाउन। यही केस बस में होता है।
बस में अगर आप रेस्ट में बैठे हैं, देखो दोनों पोजीशन आ जाएंगे। अगर आप रेस्ट में बैठे हुए हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा, और अगर आप मोशन में चल रही है गाड़ी तो इनर्शिया ऑफ मोशन लग जाएगा। ठीक है, कई बार चलती बस से लोग छलांग लगा जाते हैं, दे फॉल डाउन ऑन द रोड। उसका रीजन क्या होता है, जैसे बस से चले, नीचे उतरे, चलती बस से, तो पैर तो रेस्ट में आते हैं लेकिन बॉडी अभी भी आगे की ओर मूव कर रही होती है, एंड दे फॉल डाउन। इसलिए हमेशा इस बात का केयर करना चाहिए कि अलाउ द कार, बस, ट्रेन टू स्टॉप प्रॉपरली। कभी भी चलती गाड़ी से नहीं उतरे, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, सो दैट सिंपल थिंग एंड सिंपल लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और कोशिश करूंगा अगर थर्ड भी उसमें इंक्लूड हो पाया तो आई विल डू दैट। ठीक है, टिल देन एंजॉय योर स्टडी, सी द वीडियो वंस एंड अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड स्टडी आपकी बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल से दूर हैं तो आपकी स्टडीज प्रॉपर ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, एंजॉय द डे।